यूपी के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात की और भरोसा दिया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 दिन पहले हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित को 1 दिन पहले ही सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसने कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ा, जिसके बाद से ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस मामले में यूपी सरकार और पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप भी लगे और घटना के विरोध में लोग सड़कों पर भी उतरे। परिवार जनों से बात करते हुए और शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इसमें जो भी चारों अभियुक्त थे, चारों की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है और इसमें पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर पूरे निष्पक्ष रूप से इसको पूरे न्यायसंगत तरीके से आगे तक ले जाएंगे। कार्रवाई तुरंत की जाएगी और परिवार को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दरिंदगी की शिकार हुई पीड़ित ने घटना के 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिस पर हाथरस से लेकर दिल्ली तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के विरोध में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड गिराते हुए मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए और पीड़ित का शव वहां से ले जाने का विरोध करने लगे। हाथरस मामले को लेकर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ रहा है। मोर्चरी के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे उन्हें फांद कर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो मोर्चरी के बाहर जुट रहे थे कि किस तरीके से बैरिकेड जहां पर गिरा दिए गए हैं। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर चढ़ना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से शांत होने की भी अपील की। ये देखिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। अब गेट बंद कर दिया गया है, जो गेट नंबर 5 है सफदरजंग अस्पताल का। हंगामे के बीच पुलिस पीड़ित के शव को किसी तरह वहां से निकाल कर ले गई, जिसके बाद गुस्साए लोग धौला कुआं की तरफ जाने वाले रास्ते पर धरने पर बैठ गए। पीड़ित की मौत ने परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया। उसके पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार न होना चाहिए, जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। 15 दिन पहले दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित को 1 दिन पहले ही सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसने कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद दिल्ली महिला कांग्रेस ने भी इस पर प्रदर्शन किया और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की। और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता इंडिया गेट के पास विजय चौक पर धरने के लिए पहुंच गईं। उनके साथ अध्यक्ष अमृता धवन भी नजर आईं, जिन्हें पुलिस ने घसीटकर गाड़ी में बैठा दिया। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस हंगामे के बाद वहां कांग्रेस नेता उदित राज और उनके समर्थक भी पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर बसों में भर दिया। ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि ये हर जगह इसी तरह से लगातार प्रदर्शन करेंगे। हाथरस की घटना पर मचे हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि वो इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यही नहीं, पुलिस की तरफ से इस मामले में कई झूठी खबरें फैलाने का भी दावा किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि घटना में पीड़ित की जीभ काटने, आंखें फोड़ने और रीढ़ की हड्डी तोड़े जाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में जीभ काटने और रीढ़ की हड्डी तोड़े जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने गला दबाकर पीड़ित को मारने की कोशिश की थी और इस दौरान दांतों के बीच उसकी जीभ आने से उसे कुछ चोटें आईं। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि गला दबाने की वजह से पीड़ित की रीढ़ की हड्डी को चोट आई। मतलब पुलिस का कहना है कि पीड़ित की रीढ़ की हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। 14 सितंबर को हुई इस घटना में पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित के रेप से भी इनकार कर दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य है इस पे सामने नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की टीम लेह में खरदुंगला के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। इसी ऊंचाई पर एलएसी पर भारतीय सेना के जवान भी तैनात हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -5 डिग्री से भी कम था। इस बीच कुछ जगहों पर बर्फ भी जमी नजर आई। ऐसे हालात में भी वहां सड़क बनाने का काम चल रहा था। तापमान और बर्फ को देखते हुए वहां लोहे के सरियों से ऐसी सड़क बनाई जा रही है जो हर मौसम में टिकी रहे। हम इस वक्त जिस हाइट पर मौजूद हैं, एलएसी पर भारतीय जवान लगभग इसी हाइट पर मौजूद हैं। खरदुंगला पास से आगे आने के बाद लगभग 17,900 फीट की ऊंचाई पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर माइनस में इस वक्त टेम्परेचर है और जो कोई भी पानी की बूंद अगर यहाँ पर होगी तो वो जम जाती है। इस तरीके का कि यहाँ पर सर्दी है। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट में,
ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर आइस देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी गिरते गिरते जम गया है यहाँ पर। बिल्कुल इस तरीके की ये यहाँ से पानी बहते हुए माइनस टेम्परेचर होने की वजह से बिल्कुल जम गया है, ऐसी स्थिति है। यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम हैं। अगर हम चल रहे हैं तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और सर भी थोड़ा घूमता है यहाँ पर। इस तरीके की स्थिति है। और यहाँ सड़क पर भी अगर आप देखेंगे तो जो पानी है वो जम जाता है, ये माइनस टेम्परेचर है। ऐसी स्थिति में हमारे जवान डटे हुए हैं मोर्चे पर। बीआरओ के लिए कितना मुश्किल काम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बर्फ़ की वजह से ऐसी स्थिति में देखिए रोड की क्या यहाँ पर हालत हो गई है और बीआरओ को इन तमाम चैलेंज को देखना होता है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीआरओ यहाँ पर पूरा एक लेंटर डाल करके पूरा सीमेंटेड तरीके से एक लेंटर बना करके एक पूरा आर्टिफिशियल रोड यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत ही मुश्किल टास्क है क्योंकि पहाड़ी से ये रास्ता बिल्कुल बचा नहीं यहाँ पर और इसको पूरा आर्टिफिशियली इसी तरीके से तैयार करना जैसा रोड ये पहले से मौजूद है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो बीआरओ के साथ साथ भारतीय जवानों को भी किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल यहाँ पर जम गए हैं, इस तरीके की यहाँ पर सर्दी है और लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ -4-5 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है जो हम महसूस भी कर पा रहे हैं। और यहाँ पर पानी बहते हुए जम जाता है। ये बर्फ़ इस सीज़न में भी अगर इस सितंबर के महीने में भी अगर यहाँ पर बर्फ़ इस तरीके से मौजूद है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियाँ होंगी। ऐसी स्थितियों में हमारे जवान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं, एक्लेमेटाइज्ड हैं क्योंकि हम नीचे से हाइट पर पहुँचे हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है इस टेम्परेचर को झेलने में और यहाँ ऑक्सीजन लेवल्स के साथ खुद को कंफर्ट करने में। लेकिन हमारे जवान एक्लेमेटाइज्ड हैं इस सिचुएशन के लिए क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लगातार वो हायर एल्टीट्यूड पर बने हुए हैं और लगातार इन सर्द चोटियों पर पूरी तरह से शिद्दत से देश की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पहले से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की वजह से यह मिसाइल बड़ी जंग की वजह बन सकती है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ईरान पहले से अमेरिका को अपने इस हथियार के लिए चेतावनी दे रहा था। सख्त प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद ईरान ने मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिका को उकसाने का काम किया है। ईरान की यह नई मिसाइल वहां की नौसेना को सौंपी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल जमीन पर निशाना साधने के काम आएगी। मिसाइल की रेंज करीब 700 किलोमीटर बताई जा रही है। मिसाइल का नाम ज़ुल्फ़ागर बसीर है। ईरान के पास ज़ुल्फ़ागर नाम की एक मिसाइल पहले से ही है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। नई मिसाइल को उसी का नया वर्जन बताया जा रहा है, लेकिन केवल 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खतरनाक इसलिए है क्योंकि इराक में मौजूद अमेरिकी फौज के किसी भी ठिकाने को इस मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। जम्मू के खौड सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह फायरिंग की है जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की सुरक्षा बल के जवानों पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। सुबह के वक्त वहां कुछ आतंकियों ने जवानों पर गोलियां चलाईं, लेकिन मुस्तैद जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों को खदेड़ दिया। और उसके बाद पूरे इलाके में आतंकियों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। जवानों की कई गाड़ियां उस जगह पहुंची जहां पर आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमले की कोशिश की थी। तुरंत सभी जवान गाड़ी से उतरे और फिर तेजी से तलाशी अभियान में जुट गए। इसके अलावा सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां भेजी गईं ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटने में आसानी रहे। वहां के रिहायशी इलाकों में भी आतंकियों की तलाश की गई और एहतियातन लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि इस हमले में आतंकियों की गोलियां किसी भी जवान को छू तक नहीं पाईं और अपने मकसद में कामयाब हुए बिना ही वो वहां से डरकर भाग गए। अयोध्या विवादित ढांचा मामले में फैसले का इंतजार खत्म होने वाला है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। स्पेशल जज एस के यादव का ये आखिरी फैसला होगा क्योंकि वो आज ही रिटायर भी हो रहे हैं।
अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में 3 सांसद लल्लू सिंह, साक्षी महाराज और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी मेंबरशिप खतरे में पड़ सकती है। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि परिसर में विवादित ढांचा गिराने का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है। जब जजमेंट आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई लोग उपद्रव या किसी इस तरह की चीज़ को नहीं कर पाए, इसके लिए भी पुलिस की पूरी सतर्कता रखी हुई है और कल व्यापक पैमाने पर चेकिंग हम लोगों के द्वारा की जाएगी। 12 राज्यों में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि बिहार की 1 लोकसभा सीट के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों में वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। हरियाणा के जींद में पीएनबी की ब्रांच से 20 लाख रुपए चोरी हो गए। कैशियर को इस घटना के बारे में शाम को पता चला जब उसने नकदी गिननी शुरू की। इस मामले में एक बच्चे समेत 2 लोगों पर चोरी का शक जताया गया। अंदर केबिन में एक छोटा बच्चा 10 साल का वो जाता है केबिन में और केबिन में जाके केबिन से 20 लाख रुपया बैग में डाल के, और उसके साथ जो भी आदमी था वो बच्चा और वो 200 आदमी यहाँ ब्रांच से निकल गया। इराक की राजधानी बगदाद में हवाई अड्डे को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया गया। ये रॉकेट वहां एक मकान पर गिरा, जिससे एक ही परिवार के 3 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत हो गई। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए ये रॉकेट दागा गया था। इसके पीछे ईरान के समर्थन वाले गुट का हाथ होने की आशंका जताई गई। मुंबई में हिंदी फिल्मों में काम करने वाले बिहार के एक और कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मौत पर भी विवाद खड़ा हो गया। अक्षत उत्कर्ष का शव उसके अंधेरी वेस्ट के मकान से संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन अक्षत के परिवार ने हत्या का शक जताया। साथ ही इस मामले में मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। सुसाइड के पीछे का कारण जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, मगर जो अक्षत की मामा है उनका कहना ये है कि अक्षत ने सुसाइड नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को कम वक्त बचा है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। खबर है कि चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि अगर आज एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर वो बिहार में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ हमलावर क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखे। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह अपने मकान के छज्जे की मरम्मत करा रहा था, जिस पर उसका पड़ोसी आग बबूला हो गया और आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों को बुलाकर उस पर हमला करवा दिया। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह के साथ मारपीट करते दिखे। उस पर फावड़े से भी हमला किया गया। कुछ बदमाश उस पर डंडे बरसाते हुए भी नजर आए। इस हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। यही नहीं, बदमाशों ने उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग उसके घर वालों से भी मारपीट करते नजर आए। यही नहीं, क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह के घर पर पथराव भी किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। को लेके कुछ इशू हुए, पहले से भी कुछ बात रहा है इनका, तो उसी पे रिपोर्ट हुई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई के इस मामले ने इलाके के लोगों को भी खौफ से भर दिया। बिहार में महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ने की खबर है। बताया गया कि महागठबंधन में आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीट का ऑफर दिया था। फिर उसके बाद आरजेडी के नेताओं ने 1-2 और सीट देने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस के नेता 90 सीट से कम पर समझौते के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो सकती है। बिहार में 243 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से जंगल में लगी आग की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। बेकाबू आग ने वहां टूरिज्म के लिए मशहूर एक रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और वहां के कई बड़े होटल और रिजॉर्ट इस आग की चपेट में आ गए। नापा वैली नाम के इस इलाके से जो वीडियो सामने आए, उनमें कई बड़ी इमारतें लपटों से घिरी नजर आईं। आग की इन तस्वीरों ने हर किसी को सकते में डाल दिया। इमारतें धू धू कर जलती दिखाई दी। कैलिफोर्निया का ये इलाका अपने वाइन और टूरिज्म के लिए मशहूर है, लेकिन इस आग में वहां वाइन बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। आग की वजह से एक बड़ा इलाका जलकर राख हो गया। इलाके की एक बड़ी आबादी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा।
बड़ी तादाद में दमकल कर्मी इस आग से जूझते नजर आए, लेकिन तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने इस मुकदमे को खत्म करने की मांग की। उन्होंने अपील की कि आरोपियों को बरी कर अब मुकदमा खत्म करना चाहिए। सरकार भी जो है बाबरी विध्वंस के मुकदमे को जो है समाप्त करे, क्योंकि 70 साल का मसला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय कर दिया, पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद में कोई आदमी इन्वॉल्व ना रहे और ये मामला जो है समाप्त कोर्ट कर दे। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर जारी सियासी घमासान के बीच पंजाब के कई हिस्सों में किसानों का रेल रोको आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। पंजाब के कई जिलों में किसान पटरियों पर धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार से नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसकी एक झलक अमृतसर में देखी गई, जहां किसान रेल रोको आंदोलन के तहत लगातार छठे दिन पटरियों पर डटे रहे। फिरोजपुर में भी कृषि कानूनों के खिलाफ पटरियों पर बैठे किसानों का धरना जारी रहा। किसानों ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇਵੇ। अमृतसर और फिरोजपुर जैसा नजारा बठिंडा में भी दिखाई दिया, जहां किसान डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। ये किसान पिछले 25 से 26 दिनों से यहाँ डीएम दफ्तर के बाहर बैठे हुए किसान कह रहे हैं कि इस कानून में जितना भी है किसानों के खिलाफ है। पंजाब के कई जिलों में कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, वो सड़कों और पटरियों पर डटे रहेंगे। इस बीच पता चला कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस किसानों के प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शनों की आड़ में सिक्स फॉर जस्टिस अपने एजेंडे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही खालिस्तान समर्थक इस संगठन की तरफ से किसानों का लोन चुकाने के लिए उन्हें पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। खबर है कि अपने एजेंडे को साधने के लिए सिक्स फॉर जस्टिस ने 30 सितंबर को किसानों से दिल्ली घेराव करने को कहा है, लेकिन पंजाब के किसानों का साफ कहना है कि उनका इस संगठन से कुछ भी लेना देना नहीं है। यूपी के बागपत में हुए कार हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी, जो सामने एक ट्रक से टकराई। टक्कर लगते ही कार में आग लगी, जिसके कुछ ही पलों में पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी फैल गई और सड़क पर जैम लग गया। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तो कार हादसे में एक की मौत हो गई। आप देखिए कि टक्कर काफी जोरदार थी। इसके बाद ट्रक में टक्कर लगने से हादसा हुआ और कार जल गई। बताया गया कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी, जो सामने से एक ट्रक से टकराई। टक्कर लगते ही कार में आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। कृषि कानूनों पर महाराष्ट्र सरकार में मतभेद सामने आ गए। केंद्र के कृषि कानूनों पर महाराष्ट्र सरकार में मतभेद होने की खबरें हैं। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से कृषि मंत्री दादा भुसे ने अपने एक बयान में कृषि कानूनों के कुछ पहलुओं का स्वागत किया है, जिसने मतभेद की खबरों को तूल दे दिया। क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने एक बयान में उन राज्यों से कृषि कानूनों के खिलाफ आगे आने की अपील की थी जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का रुख इस पर अलग दिख रहा है। कुछ चीजें क्या हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान होने की जरूरत है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इन कानूनों पर बातचीत से रास्ता निकाल लिया जाएगा। अगर कुछ थोड़ा मोटा विषय को लेकर मनमुटाव भी होता है तो उसको हमारी कोर कमेटी में चर्चा करके सुलझाया जा सकता है और वो काम चालू हुआ है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक 6 अक्टूबर को टोक्यो में होगी। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता बरकरार रखने पर चर्चा की जाएगी। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच ये बैठक काफी अहम है। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी राशिद का अवैध मकान ढहा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई का कुछ महिलाओं और बच्चों ने विरोध किया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, लेकिन प्रशासन पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। श्री राशिद, इनके द्वारा राष्ट्रीय स्थान गवर्नमेंट स्टेट की संपत्ति पर अवैध रूप से 2 मंजिला भवन का निर्माण किया गया। गुजरात के वडोदरा में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ, इमारत में 9 मजदूर मौजूद थे और उसके गिरते ही वो सभी मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन के लोग लंबे समय तक मेहनत करते रहे। हादसा देर रात हुआ, लिहाजा मलबा हटाने के काम में जुटे लोगों को खूब पसीना बहाना पड़ा, लेकिन कुछ मजदूरों की जान नहीं बच पाई।
वहीं जो मजदूर जिंदा बच गए उनकी हालत भी बेहद खराब दिखी। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो खून से लथपथ नजर आए। उनकी गंभीर हालत देखकर उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इमारत गिरने की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, उन्हें भी वहां से हटाने में काफी समय लग गया। बताया गया कि हादसे में मारे गए और जख्मी हुए मजदूर इमारत के अंदर ही रह रहे थे। मेक्सिको में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये महिलाएं वहां गर्भपात के हक की मांग करते हुए सड़कों पर निकली, लेकिन रोके जाने पर उनका गुस्सा भड़क उठा और वो पुलिस से टकरा गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने महिलाओं पर आंसू गैस के गोले दागे और उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सख्ती के बावजूद महिलाएं पीछे नहीं हटी, उल्टा उन्होंने भी पुलिस वालों पर पटाखों से हमला कर दिया। कई महिलाएं एक सरकारी दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गईं और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे पहले प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं ने एक मार्च निकाला और गर्भपात को कानूनी रूप से जायज बनाए जाने की मांग की। हालांकि महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए वहां बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, जिसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले एक कारखाने में भीषण आग लगी। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में हालात ये हो गए कि कारखाने का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो आग की लपटों से घिरा ना हो। कारखाने की छत भी आग उगलती दिखाई दी। वहां की खिड़कियों के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक दिखा। इलाके में धुआं फैल गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। ऐसे में दमकल की 4 गाड़ियों को घटना की जगह के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद कारखाने के अलग अलग हिस्सों में दमकल कर्मी पहुंचे और कई घंटों की मेहनत के बाद कारखाने में लगी आग को बुझाया जा सका। यूपी के वाराणसी और बरेली समेत कई शहरों में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। बरेली में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे सभी कर्मचारी अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर पहुंचे और राज्य सरकार की निजीकरण की नीति को गलत बताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सामूहिक गिरफ्तारी देने के मकसद से सभी प्रदर्शनकारियों ने थाने की ओर कूच कर दिया। पुलिस थाने के बाहर पहुंचकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वहां भी काफी देर तक हंगामा किया और निजीकरण के मसौदे को जनता के हितों के खिलाफ बताया। निजीकरण होगा तो आम जनता त्राही त्राही कर जाएगी। इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान बिजली जलाना भूल जाएगा। बरेली की तरह वाराणसी में भी शाम के वक्त बिजली विभाग के कई कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन में भी कई लोगों ने मशालें जलाकर निजीकरण के खिलाफ विरोध जताया। वाराणसी की सड़कों पर भी लोगों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी निजीकरण की नीति वापस नहीं लेगी तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ता चला गया, जिससे उसके आसपास मौजूद कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी दिखा। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया हो। लोगों के खेतों में लगी फसल भी पानी में बर्बाद हो गई, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई। उनके मकानों में पानी भर गया। हर कोई किसी तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा दिखा। कुछ लोग पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आगे बढ़ते नजर आए, तो कुछ ने खुद को इन मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए एक नाव का सहारा लिया। जापान में एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक ऐसा मास्क तैयार किया जो मास्क पहनने वाले व्यक्ति के चेहरे को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। कोरोना के संकट के बीच इस मास्क को जापान और ब्रिटेन के छात्रों ने एक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया, जो इसे पहनने वाले व्यक्ति के न केवल पूरे चेहरे को ढकता है, बल्कि मास्क के आगे लगी एक स्क्रीन उस व्यक्ति के चेहरे को एनिमेशन अवतार में डिस्प्ले करती है। इतना ही नहीं, ये मास्क व्यक्ति के चेहरे के भावों का पता लगाकर उसे स्क्रीन पर दिखा भी सकता है। स्माइल, एंग्री, सरप्राइज। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक छात्रा ने बताया कि इसमें कई ऐसे सेंसर लगे हैं जो चेहरे की त्वचा और उसमें होने वाले बदलावों को भांप सकते हैं। छात्रों ने यह भी उम्मीद जताई कि मास्क पहनने की वजह से सामने वाले व्यक्ति की बातों या उनके भावों को समझने में जो मुश्किल होती है, ये मास्क उन मुश्किलों को भी दूर कर सकेगा। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के कई दिग्गज नेता आरोपी हैं, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार शामिल हैं।
सीबीआई ने ढांचा गिराए जाने के मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 32 आरोपी अभी हैं। सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव फैसला सुनाएंगे। एसके यादव का ये आखिरी फैसला होगा क्योंकि वो आज ही रिटायर हो रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत यादव लखनऊ से हैं, अरुण सिंह अयोध्या से, अमित पांडे दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के घर से और एहतिशाम खान दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, आज काफी अहम दिन है, कितने बजे तक लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में फैसला आने की उम्मीद है? देखिए 11 बजे के करीब ये फैसला आएगा। इस समय हम लखनऊ का जो पुराना हाई कोर्ट है वहीं पर मौजूद हैं। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हुए हैं क्योंकि काफ़ी बड़े आरोपी इस पुराने मामले में 32 के करीब आरोपी हैं। हालांकि कुछ लोग उम्र के कारण नहीं आ रहे हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। उनके वकीलों के जरिए कहा जा रहा है कि वो आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे, तो उनकी एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि 11 बजे के करीब जजमेंट आएगा। और 28 साल पुराना ये मामला है क्योंकि और 49 इस केस के पूरे आरोपी थे, जिसमें से 17 की इस सुनवाई के दौरान मौत हो गई है। आपने बताया कि एसके यादव जो जज हैं, स्पेशल जज सीबीआई के, वो हालांकि रिटायर पहले हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सेवा विस्तार दिया गया इसी कारण कि वो इस केस की सुनवाई पूरी कर सके, क्योंकि शुरुआत से वही इस केस को सुन रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन थी, दिशा निर्देश था कि 30 सितंबर तक इस मामले का पूरा निपटारा किया जाए, इसका फैसला सुनाया जाए। तो आज 30 सितंबर है और यादव सेशन जज एसके यादव का फैसला आज सबके सामने आएगा। सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। कुछ आरोपी जो यहाँ से लखनऊ के नहीं है, दिल्ली या देश के दूसरे भागों से हैं, तो कुछ ही घंटे का इंतजार और 28 साल बाद ये फैसला आने वाला है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल अयोध्या विवादित ढांचा मामले में फैसले का इंतजार खत्म होने वाला है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। स्पेशल जज एसके यादव का ये आखिरी फैसला होगा क्योंकि वो आज ही रिटायर भी हो रहे हैं। अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में 3 सांसद लल्लू सिंह, साक्षी महाराज और बृजभूषण शरण सिंह पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि परिसर में विवादित ढांचा गिराने का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है। जब जजमेंट आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई लोग उपद्रव या किसी इस तरह की चीज़ को नहीं कर पाए, इसके लिए भी पुलिस की पूरी सतर्कता रखी हुई है और कल व्यापक पैमाने पर चेकिंग हम लोगों के द्वारा की जाएगी। अरुण के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद है। अरुण, आज फैसले का दिन है और फैसले में कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में इस फैसले से पहले अयोध्या में माहौल कैसा है? देखिए, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। मैं सरयू तट पर हूं। यहाँ पर रोजमर्रा जिस तरह से लोग आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं, वो सरयू तट पर कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। लेकिन जहाँ तक अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में फैसले की बात है, मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों में कौतूहल नहीं उस विषय की, कोई चर्चा नहीं है। कहीं कोई इक्का दुक्का लोग हैं जिनको पता भी है कि आज 30 तारीख को उस पर फैसला आना है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे साथ, इक्का दुक्का लोग ही हैं जिनको पता है। अब ये बताइए कि ज़्यादातर लोगों से मैंने बात की, उनको पता ही नहीं है कि आज 30 सितंबर को फैसला आना है जो विवादित ढांचा उसके विध्वंस का। आडवाणी, जोशी, इन सब पर फैसला आना है। यहाँ अयोध्या में क्या माहौल है? अयोध्या में माहौल एकदम शांत है, क्योंकि 28 साल लगभग इस घटना को हो गया है और लोग अब राम मंदिर का फैसला भी आ गया है, तो उस विवादित ढांचे का कोई मतलब रह नहीं जाता है कि वो गिरा कि बना, कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब वो मस्जिद में विवादित ढांचा गिराया गया और बाद में पता लगा कि उसका गिरना ही ठीक था, क्योंकि वो विवादित था, जर्जर भवन था और भगवान राम के मंदिर बनने के लिए मार्ग प्रशस्त होने का उसका गिरना जरूरी था। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना, आडवाणी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जोशी ने भूमिका निभाई थी, तो मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों के ऊपर फैसला आना कि क्या उन्होंने किसी षड्यंत्र में शामिल थे, तोड़ने के आपराधिक कृत्य किया कि नहीं, इसको लेकर के क्या आप लोगों की सोच? नहीं, वो लोग कोई शामिल नहीं थे, वो लोग तो शांति ही चाहते थे। अच्छा, क्योंकि हम लोग चश्मदीद रहे हैं। आप वहाँ थे? हम 1:30 बजे पहुँचे थे। हमारी उम्र उस समय 11 साल थी, लेकिन हमारे भाई पिताजी इत्यादि बताते हैं कि ये लोग शांति चाहते थे। अरुण, तो ये अच्छी बात है कि अयोध्या में
माहौल सौहार्दपूर्ण है। हालांकि आज फैसला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 28 साल बाद जो आरोपी हैं उसमें कईयों की मौत हो चुकी है। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे, आप सभी बने रहिए। दरअसल अयोध्या विवादित ढांचा गिराने के मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इन आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साक्षी महाराज शामिल हैं। इसके अलावा साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हैं। और हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मौजूद हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर। अमित, लालकृष्ण आडवाणी को भी आज पेश होना था, सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा गया है, वो वहां पर जा तो नहीं पाएंगे, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी आज? देखिए, यहाँ इस वक्त हम लालकृष्ण आडवाणी के घर पे यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पहले भी उनके वकील सूचित करते रहे हैं संबंधित तारीख में, जब अदालत में सुनवाई की तारीख आई है तो आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके पेश होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, उनके वकील अदालत को ज़रूर ये सूचित करेंगे कि उम्र की वजह से और अन्य स्वास्थ्य की जटिलताओं के वजह से वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं अटेंड कर पाएंगे और जजमेंट के वक्त वहाँ पर अदालत में नहीं मौजूद हो पाएंगे। तो ये एक बेहद यहाँ पर एक शांत यहाँ पर माहौल है और वकीलों के जरिए कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक जो प्रक्रिया होती है, अगर कोई आरोपी कोर्ट में नहीं पेश होता और उसके वकील सूचित करते हैं, वही प्रक्रिया आज यहाँ इनकी ओर से अपनाई जाएगी। एहतशाम के पास चलते हैं जो मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर मौजूद हैं। एहतशाम, इस वक्त क्या हलचल आप उनके घर के बाहर देख पा रहे हैं? देखिए, इनके घर के बाहर तो फिलहाल सन्नाटा है और जिस तरह से मैंने बात की अभी अंदर जो यहाँ के स्टाफ हैं उनसे, तो ये पता चला कि मुरली मनोहर जोशी फिलहाल योगा कर रहे हैं। यानी कि ये साफ है कि वो इस बार जो फैसला सुनाया जाएगा उसमें वो वहाँ कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे थे कि आडवाणी की तरफ से भी वकील वहाँ पर अर्जी लगाएंगे कि वो पेश नहीं हो सकते, तो उसी तरह से मुरली मनोहर जोशी की तरफ से भी ये अर्जी लगाई जाएगी कि वो पेश नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह से पहले से तय है कि 11 बजे के बाद से जज वहां पर अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद एक एक करके आरोपियों के बारे में जब बताया जाएगा, उनका फैसला आएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मुरली मनोहर जोशी से भी बात करें और उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहें कि क्या उनका कहना है इस पर। लेकिन अब सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि कब ये फैसला आए। 28 साल पुराना ये मामला है और अब देखना है कि जो बड़े आरोपी हैं इस मामले में, 8 बड़े नेता हैं बीजेपी और संघ से जुड़े, उनका क्या होता है। बिल्कुल, तो आप सभी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। आज अहम दिन, फैसले का दिन, 11 बजे लगभग का समय होगा जब फैसला पढ़ा जाएगा। और अयोध्या विवादित ढांचा गिराने के मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 17 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पहुंचे 2 गुटों के लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। जिस सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए यह तांडव हुआ वो बरेली में गंगा नदी के किनारे खाली पड़ी है, जिसे हड़पने के लिए 2 गुटों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गुट के लोग अपने साथ ट्रैक्टर भी लाए थे जिस पर कई गोलियां दागी गईं। दहशत फैलाने के लिए हवा में भी कई गोलियां चलाई गईं। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग गोलियां चलाने के लिए भी कहते सुने गए। यही नहीं, कुछ लोगों के पास बंदूकें भी नजर आईं। बताया जा रहा है कि यह घटना इलाके के 2 भूमाफिया के बीच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए हुई। दहशत पैदा करने वाली इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों ही पक्षों के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने उस सरकारी जमीन की निगरानी शुरू कर दी जिस पर अवैध कब्जे के लिए वहां गोलियां तक चल गईं। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।